हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका पीएसएस विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो ज्योमेट्री में आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आज जैसे ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हम लोग खत्म करेंगे वैसे ही हमारा क्वाड्रिलेटरल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे, फिर सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी हम लोग इसको कह सकते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्री चतुर्भुज, अगर हिंदी में इसको कहना है तो इसको हम लोग चक्री चतुर्भुज भी कह सकते हैं। ठीक है, या तो इसको हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कह सकते हैं, या तो साइक्लिक ट्रेपेजियम कह सकते हैं, या चक्री चतुर्भुज कह सकते हैं, या समद्विबाहु समलंब भी कह सकते हैं। इसका हिंदी में नाम समद्विबाहु समलंब भी हो सकता है। कोई भी नाम आ जाए सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, चाहे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आ जाए, चाहे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ जाए, चाहे चक्री चतुर्भुज आ जाए, चाहे समद्विबाहु समलंब आ जाए, सबका कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा समद्विबाहु समलंब या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताऊंगा। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको पता है जो ट्रेपेजियम होता है वो तो ऐसे बनता ही बनता है। ठीक है, जैसे ABCD हमारा क्या है, ट्रेपेजियम है। ABCD हमारा एक ट्रेपेजियम है और इसमें इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम या समद्विबाहु समलंब इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो दो असमानांतर भुजाएं होती है, असमानांतर नॉन पैरेलल साइड जो होती हैं वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्री चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाएं आपस में क्या, मतलब जो दो नॉन पैरेलल साइड होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो AD है वो BC के क्या होगा, बराबर होगा। ये जो AD साइड है बेटा, ये BC साइड के क्या होगी, बराबर होगी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्लियर है। ठीक है, उसके अलावा अगली बात देख लीजिए, जो एंगल A है, जो एंगल A है और जो एंगल B है, जो एंगल A है और जो एंगल B है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल A एंगल B के बराबर होगा और जो एंगल C है और जो एंगल D है वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि यहाँ पे जो कोण A है वो कोण B के बराबर होगा, जो कोण C है वो कोण D के क्या होगा, बराबर होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। उसके अलावा एंगल A प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। इसी तरीके से एंगल B प्लस एंगल C का सम भी 180 डिग्री के बराबर होगा। जो एंगल A और एंगल D का सम है वो भी 180 डिग्री के बराबर होगा और जो एंगल B और एंगल C का योगफल है वो भी 180 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है। ठीक है, उसके अलावा आगे की बात देख लीजिए, जो एंगल A है, जो एंगल A है, एंगल A मतलब विकर्ण पे जो एंगल बन रहे हैं, जो एंगल है और जो एंगल C, ये भी विकर्ण पे ही बन रहा है। एंगल C इसका सम भी 180 डिग्री के बराबर होगा और जो एंगल B है और जो एंगल D है उसका सम भी 180 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है। ठीक है, तो अभी अभी मैंने क्या बताया आपको, अब मैंने आपको यही बताया कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है उसमें दो साइड्स, जो दो नॉन पैरेलल साइड, देखो दो पैरेलल साइड होती है बेटा, AB और CD आपस में पैरेलल साइड है, और जो दो नॉन पैरेलल साइड है AD और BC, जो दो नॉन पैरेलल साइड है वो आपस में बराबर होंगी। साथ ही साथ एंगल A एंगल B के बराबर होगा, एंगल C एंगल D के बराबर होगा। उसके अलावा एंगल A प्लस एंगल D का सम 180 होगा, एंगल B प्लस एंगल C का सम भी 180 डिग्री होगा। उसके अलावा एंगल A प्लस एंगल C का सम 180 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल D का सम भी 180 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में दो डायगोनल पाए जाते हैं, दो डायगोनल पाए जाते हैं। ठीक है, दो डायगोनल हैं, एक AC डायगोनल है और एक BD डायगोनल है। तो दोनों डायगोनल की लेंथ आपस में क्या होती है, बराबर होती है। कहने का मतलब अगर ये D होगा तो बेटा ये भी क्या होगा, D होगा। ठीक है, दोनों विकर्णों की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दोनों विकर्णों की लंबाई भी आपस में बराबर होती है। उसके अलावा एक बात और लिख लीजिए, डायगोनल
डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित भी नहीं करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि OA जो है OC के बराबर नहीं होगा और जो OB है वो भी OD के बराबर नहीं होगा। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी नहीं करते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए उसके अलावा अगर आपको ये जानना है तो आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। मैं स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं कि साइक्लिक ट्रेपीजियम को ही आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। जो साइक्लिक ट्रेपीजियम होता है, जो साइक्लिक ट्रेपीजियम होता है वही क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है। मतलब साइक्लिक ट्रेपीजियम की जो जो प्रॉपर्टी होंगी वो सारी प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में भी लग सकती हैं। उसके अलावा सभी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम साइक्लिक ट्रेपीजियम हो सकते हैं। सभी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम साइक्लिक ट्रेपीजियम हो सकते हैं। ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एरिया वगैरह की बात कर लेते हैं। हटा दो इसको, एरिया की बात कर लेते हैं। अगर मैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम या साइक्लिक ट्रेपीजियम के एरिया की बात करूं तो एरिया वही होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सी? AB प्लस CD, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट क्या? H है। ठीक है, हाइट। क्लियर है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो साइक्लिक ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। क्लियर है? ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको प्रॉपर्टी एक ये भी बताई थी विकर्ण ट्रेपीजियम में विकर्ण के रिस्पेक्ट में, क्या? OA का OD के साथ मल्टीप्लीकेशन बराबर OB का OC के साथ मल्टीप्लीकेशन आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये चीज मैंने जब आपको ट्रेपीजियम पढ़ा रहा था तो उस समय बताई थी। आज भी ये चीज अप्लीकेबल होगी कि OA का OD के साथ मल्टीप्लीकेशन और OB का OC के साथ मल्टीप्लीकेशन आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए उसके अलावा एक बात और ध्यान दे लीजिएगा कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में जो OA होता है, जो OA होता है वो OB के क्या होता है? बराबर होता है। OA OB के बराबर होता है और जो OC होता है वो OD के बराबर होता है। ठीक है, पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी कि OA का OD के साथ मल्टीप्लिकेशन, OB का OC के साथ मल्टीप्लिकेशन आपस बराबर होता है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी कि OA OB के बराबर होगा, OD OC के क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है? ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी साइक्लिक ट्रेपीजियम में, या ट्रेपीजियम में एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि विकर्णों के योग वर्गों का योगफल मतलब AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, मैंने बताया था ना भैया, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB इंटू CD। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी ना? ठीक है, देखिए AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BC का प्लस 2 टाइम्स AB इंटू C। ये भी ट्रेपीजियम बताया था तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। तो बताओ यहाँ पे AD जो है वो BC के बराबर है। जो भैया AD है वो BC के क्या है? बराबर है। AD किसके बराबर है? BC के बराबर है ना। तो अगर AD BC के बराबर है तो मैं AD की जगह क्या रख सकता हूँ? BC रख सकता हूँ, या BC की जगह क्या रख सकता हूँ? AD रख सकता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BC की जगह क्या रख दीजिए? AD रख दीजिए। AD का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB इंटू CD होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे AC, और आपको ये भी पता, मैंने आपको बताया था कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जो AC होगा वो BD के क्या होगा? बराबर होगा। अभी अभी मैंने लिख के मिटा दिया था ना। तो BD की जहाँ भी मैं क्या रख सकता हूँ? AC रख सकता हूँ। AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर 2AD का स्क्वायर प्लस 2AB इंटू CD ना, और ये भी 2AC का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2AD का स्क्वायर प्लस AB इंटू CD हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया? AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस AB इंटू CD। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि जो AC का स्क्वायर होता है, जो AC का स्क्वायर होता है वो AD के स्क्वायर प्लस AB
इंटू सी डी के मल्टीप्लिकेशन के क्या होगा, बराबर होगा। अगर मान लो मैं बी डी की बात करूं तो क्या होगा, जो बी डी का स्क्वायर होगा, जो बी डी का स्क्वायर होगा वो बी सी के स्क्वायर, वो बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी इंटू सी डी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। क्लियर है, ठीक है। तो जो बस आपको ये ध्यान रखना, पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, उसका आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है, ठीक है। बात समझ में आ रही, जो जो मैं ब्रैकेट के अंदर लिखता जा रहा हूँ बस वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है और आपको ज्यादा कोई कठिनाई नहीं होगी, आपसे क्वेश्चन होने लगेंगे। चलिए, अब प्रॉपर्टीज जो भी थी वो तो मैंने बता दी। अब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा, देखो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा जिससे क्वेश्चन करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, ABCD एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है या समद्विबाहु समलंब है। ABCD एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम या समद्विबाहु समलंब है। डायगोनल BD बराबर 15, डायगोनल BD बराबर 15 है। हाइट बराबर 9 सेंटीमीटर है। हाइट 9 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एरिया निकालना है, ठीक है। ABCD एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, इसमें एक विकर्ण दिया गया है BD की लंबाई 15 है, हाइट 9 सेंटीमीटर दिया और आपको एरिया फाइंड करना है। चलिए आइए सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा बेटा, ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बन गया ABCD ना। इसमें विकर्ण BD की लंबाई कितनी है, 15 है, ये 15 है ना। उसके अलावा ये हाइट, ये वाली हाइट कितनी दी है, 9 सेंटीमीटर दी है। क्लियर है, ये हाइट कितनी दी है, 9 सेंटीमीटर दी है। बात समझ में आ रही है। अब बताओ क्या विकर्ण का और इस हाइट की हेल्प से, भाई अगर आपको ये पता चल जाए, ये पता चल जाए तो हाइट दी है तब तो आप एरिया निकाल सकते हो, हाफ सम ऑफ पहला साइड इनटू हाइट लगा दोगे। लेकिन आपको तो केवल हाइट दे दी है, ये विकर्ण दे दिया और कह रहा एरिया निकालना है। अब बताओ अगर आपको जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं अगर वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को फिर नहीं कर सकते। आप ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, देखिए कितनी जल्दी आसान इस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट बेटा देख रहे हो, ये वाला पार्ट में क्या करूंगा, यहां से काट लूंगा। क्या करूंगा, काट लूंगा। आइए काट लेते हैं। चलिए पहले पूरा ही बना देता हूं मैं। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये आपको 15 दे रखा था और ये हाइट 9 दे रखी थी, ठीक है। तो मैंने बेटा क्या कहा, मैंने आपसे यही तो बोला ना कि मैं ये वाला पार्ट यहाँ से काट लूंगा, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है इसको मैं यहाँ से काट लूंगा। अगर काट लूंगा तो बताओ ये पूरा यहाँ से गायब हो जाए, ऐसे गायब हो जाएगा ना, ठीक है। ये काट लिया और इसको काटने के बाद मैं यहाँ लाके इसको उल्टा चिपका दूंगा, यहाँ लाके इसको उल्टा चिपका दूंगी। ये देखिए चिपका दिया। बोलो बात समझ में आ रही है, मतलब जो A था वो यहाँ आ गया है। क्लियर है, नहीं समझे क्या, ठीक है। बात समझ रहे, क्या मैंने बोला, मैंने कहा कि ये वाला पार्ट मैं काट लूंगा यहाँ से और ये वाला पार्ट उल्टा करके इसको फिर पलट दूंगा, पलट के यहाँ पे चिपका दूंगा, ठीक है। तो बताओ ये जो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इधर था अब वो कैसा दिखने लगा, वो एक स्क्वायर, वो आपको एक रेक्टेंगल जैसा दिखने लगा, आयत जैसा। और आयत के रिस्पेक्ट में तो काम करना हमको बहुत ही जल्दी आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो आप ये बताओ कि अगर ये पूरा, मान लो इसको मैं ई दे देता हूं, मान लो ये पूरा, ये देख रहे हो DEBA एक आयत ही तो दिख रहा है ना, और ये आयत की चौड़ाई है, ये आयत का विकर्ण है, तो आयत की लंबाई नहीं निकाल लोगे, बोलो। और आयत की लंबाई क्या है, कैसे निकालोगे, पाइथागोरस लगा के। तो बताओ ये 9 है, ये 15 है, ये 9 है, ये 15 है, तो पक्का ये कितना होगा, 12 होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। ये कितना होगा, 12 होगा। क्लियर है, ये पूरी EB कितना आ गया, 12। इसमें पाइथागोरस लगा दो ना। अब बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है 12 और चौड़ाई है 9, तो 12 नहीं है कितना, 108। तो आंसर क्या आ गया, 108। बताओ कितना आसान हो गया। क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आ रही है।
कभी भी आज के बाद से ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इधर का ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल वाला पोर्शन है इसको काट के उल्टा करके इधर चिपका दो, उल्टा करके इसको क्या करो इधर चिपका दो, तो वो आयत जैसा दिखने लगे। और जैसे ही आयत जैसा दिखने लगे वैसे ही आप क्या कर लो, ये कर्ण दिया था, चौड़ाई दी थी, लंबाई पाइथागोरस से निकाल सकते हो, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और आंसर आपका आ जाएगा आसानी से। क्लियर है? तो आपने देखा कितनी आसानी से ये क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिया आपके सामने। क्लियर है? चलिए मैं एक क्वेश्चन इसी तरीके का आपको और कराऊंगा तो आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। हटा दो इसको, चलिए इसको हटा देता हूं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किसी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाइट बराबर 8 सेंटीमीटर है, हाइट 8 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण क्या होगा? विकर्ण मतलब डायगोनल, हमें विकर्ण इस बार बताना है, विकर्ण डायगोनल क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ध्यान से देखना, सबसे पहले एक ट्रेपीजियम बना लो बेटा। ये ट्रेपीजियम बन गया ना, बन गया ना, ए बी सी डी, ठीक है, कि इसका एरिया दिया गया, हाइट 8 दी गई है, हाइट कितनी दी गई? 8 दी गई है ना, हाइट 8 सेंटीमीटर दी गई, और आपसे कह रहा है विकर्ण निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, तो मान लो विकर्ण की लंबाई डी है, विकर्ण की लंबाई क्या है? डी है। कुछ नहीं करना है, फिर वही काम करो, क्या मैं इसी फिगर में बना दे रहा हूं। ये इधर का ये वाला पोर्शन मैंने क्या किया, काट दिया, और काट के इधर उल्टा करके क्या किया, चिपका दिया। बात समझ में? अब आपको फिगर क्या यहां से देखना, ये वाला फिगर देखना, देख रहे हो ना, यहां से फिगर देखना, इसको ई ले लो। ठीक है, तो बताओ अब ये आयत जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक है, अगर ये आयत जैसा दिख रहा है आपको, तो बताओ बेटा इसका एरिया दिया गया है, एरिया 120 है। ठीक है, एरिया 120 है, तो इसका मतलब इस पूरे का ये एरिया 120 होगा ना। मान लो ये लंबाई L है, लंबाई कितनी इसकी? L है। ठीक है, तो बताओ आयत का एरिया क्या होता है? आयत का एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई L है, चौड़ाई 8 ले लो, एरिया कितना हो गया? 120, तो L बराबर कितना आ गया? 15 आ गया। बोलो भाई। ठीक है, L की वैल्यू 15 आ गई कि नहीं आ गई? अब बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। बताओ ये 8 है, ये 15 है, तो बताओ ट्रिपलेट नंबर से ये 17 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताओ विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई? 17 सेंटीमीटर। क्लियर है? देखो कितने आसान तरीके से सारे क्वेश्चन आपके खत्म हो जाने। अब ये आपको पता ही नहीं रहता है तो आप उसी में जूझे रहते हो और फिर आपसे क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन अब आपसे चीजें समझ में आपको आने लगेंगी तो आपसे क्वेश्चन भी होने लगेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, करेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का एरिया, किसी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का एरिया बराबर 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का एरिया 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समानांतर भुजाओं का अनुपात, समानांतर भुजाओं का अनुपात 7:4 है। समानांतर भुजाएं जो होती हैं आइसोसेलेस, उसका अनुपात 7:4 है। उसके अलावा h, हाइट के बारे में देखिए क्या कह रहे हैं। हाइट है 2/11 सम ऑफ पैरेलल साइड। बोले तो समानांतर भुजाओं के योगफल का 2/11 निकालोगे तो ऊंचाई आ जाएगी, ये पैरेलल का साइन है। ठीक है, समानांतर का। तो आपसे कह रहा है भुजाएं क्या होंगी, आपसे कह रहा है
कि साइड्स आपको फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? साइड्स आपको फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का एरिया 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, समानांतर भुजाओं का अनुपात 7:4 है, हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड्स का 2/11 है, तो आपको भुजाएं निकालनी है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है बेटा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो एक ट्रेपीजियम ही बना लो। ये देखिए एक ट्रेपीजियम बन गया। ठीक है, इस ट्रेपीजियम का नाम मैंने क्या रख दिया? ABCD। ठीक है, एरिया इसका 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, समानांतर भुजाओं का अनुपात 7:4 है। ठीक है, अगर 7:4 है, मान लो ये 7x है, तो ये क्या होगा? 4x होगा कि नहीं होगा? बोलो। ठीक है भाई, ये 7x होगा तो ये क्या होगा? 4x होगा। अच्छा, मान लो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों मल्टीप्लाई करूंगा वो अभी आपको आगे चल के पता चल जाएगा। मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 14x हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, मैंने अभी ऐसा क्यों किया है वो आपको आगे पता जाए, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो बेटा आंसर फिर चीजें डेसिमल में आने लगती है। डेसिमल से कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्यों किया वो अभी आगे चल के आपको पता चल जाएगा। ठीक है, समानांतर भुजाओं का अनुपात जो 7:4 था, मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से, तो 7 दूना 14x हो गया, 4 दूना 8x हो गया। ठीक है, अच्छा चलो हाइट की बात कर लेते हैं। अगर मैं हाइट इसकी निकालूं तो हाइट के लिए कह रहा है कि 2/11 ऑफ समानांतर भुजाओं का योगफल। तो समानांतर भुजाएं क्या है? 14x है प्लस 8x है ना, तो 14 8 कितना होता है बेटा? 22 होता है। 11 दूना 22, तो 2 दूना 4x ना, तो हाइट इसकी कितनी आ गई? 4x आ गई। आगे की नहीं आगे? बोलो मेरे भैया। ठीक है, हाइट 4x आ गई। क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब देखो फिर वही काम मैं करने जा रहा हूं। अच्छा एक बात और बताऊं, हाँ, कि मैं क्या करूंगा, इधर वाला ये वाला एरिया क्या करूंगा? काट दूंगा ना। ये देखो, ये एरिया काट के मैंने इधर लाके क्या किया? चिपका दिया। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अब मुझे इधर हो, जो ग्रीन ग्रीन वाला पॉइंट है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। अब ये कैसा ट्रीट होने लगा? आयत जैसा ट्रीट होने लगा ना। ठीक है, और ये हमारा इस आयत का क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अच्छा, अब देखो यार, ये बताओ, ये अगर 4x है, अगर ये 4x है, तो गारंटी ये भी कुछ 4x ही होगा? नहीं होगा, क्योंकि हाइट तो सेम ही होती है, नहीं होती है? ठीक है, अच्छा अगर ये 4x है तो ये भी, मतलब ये 4x है, तो इधर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऐसे अगर करोगे तो भाई ये भी तो 4x हो जाएगा ना, ये चीज मैं कह रहा हूँ ना। ठीक है, अच्छा आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, थोड़ा सा एक अंदाजा यहाँ लगाओ। ठीक है, कि यहाँ पे आप ये बताओ कि ये एक तरह का राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है ना। ठीक है भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में बताओ, अगर ये 4 होता है, ये 4 होता है, अगर ये 4 होता है, तो ये 3 होता है, 3x होता है, और ये क्या होता है? 5x होता है। भाई 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है ना, बनता कि नहीं बनता? बताया था मैंने। ठीक है, ये थोड़ा सा अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा, तो उसी से तभी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होगी। तो बताओ इसी तरीके से ये भी 5x होगा, और ये क्या होगा? 3x होगा। यहाँ से यहाँ तक होगा कि नहीं होगा भाई? क्लियर है? ठीक है भाई, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें ना, यहाँ पे ये ठीक है भाई, ये 4x था, तो ये 3x है, तो ये क्या होगा? 5x होगा। अच्छा अब आप ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक मैंने ऐसा अंदाजा कैसे लगाया, ये भी मैं बता सकता हूँ। बताओ ये 8x है, ये 8x है, तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इसको कुछ f मान लो, जो EF होगा वो भी तो बेटा 8x होगा ना, होगा कि नहीं होगा? बोलो। ठीक है, 8x होगा। तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 14x था, पूरा कितना था? 14x था। तो 14x में से ये 8x है, तो ये भी 8x हो, 14x में से 8x गया तो 6x बचेगा, और 6x का जो आधा होता है वो 3x, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये होगा, तो ये भी 3x मार दिया, तो ये 3x, ये 4x, तो कितना होगा? 5x होगा। आप समझ गए ना सब लोग? ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये 8x है, ये 3x है, ये 8x है, और ये कितना है? 3x है। तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक 11x हो जाएगा। बोलो भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? ये 11x हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही है? ठीक है,
अब बताओ ये एक तरह का आयत बन गया कि नहीं बन गया? अगर ये आयत बन गया तो इसकी लंबाई यहां से लेकर यहां तक 11x है और ये 4x है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 4x इंटू 11x बराबर क्या आ जाएगा? 176। तो एक्स स्क्वायर बराबर 11 चौक 44 और 44 का शायद 4 गुना होता है ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 आ गया। तो एक्स बराबर क्या आ गया? 2 आगे आ गया। ठीक है, अगर एक्स बराबर 2 आ गया तो 2 अगर मैं यहां रख दूं, 2 यहां रख दूं तो 11 दूना ये 22 हो जाएगा, ये 4 दूना 8 हो जाएगा। हो जाएगा, क्लियर है? तो आपको क्या निकालना था? आपको इसमें एक मिनट भुजाएं निकालनी थी क्या? अब वैसे आप कुछ भी निकाल सकते हो क्योंकि एक्स का मान आ गया है, तो इसका मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से आपको समानांतर भुजाओं का योग, आपको विकर्ण भुजाएं शायद निकालनी थी, तो भुजाएं तो निकाल लोगे ना भाई। ये 14x है, तो यहाँ पे 14 गुणे 2 कर दो तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ये भुजा पूरी 28 आ जाएगी। और ये यहाँ 5 गुणे 2 कर दो 10 आ जाएगी। सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, डायगोनल निकालना, डायगोनल भी निकाल सकते हो। कैसे भाई? डायगोनल अगर निकालना है तो डी बराबर क्या होगा? अंडर रूट ये पूरा 22 ले लो, 22 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 ना। तो डी बराबर क्या आ जाएगा? 4 4 8, 8 6 14 की 4, हासिल 1 4 1 548 आ जाएगा। कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, फिर से मैं इस क्वेश्चन को एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। देखो, किसी आइसोसेलेस ट्रापेजियम का एरिया 176 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया था। सबाद्यतांत भुजाओं का अनुपात हाइट 2/n सम ऑफ पैरेलल साइड दिया गया। ठीक है, तो बताओ समानांतर भुजाओं का अनुपात 7 और 4 था, तो मैंने इस 7 को क्या बना दिया? 2 से गुणा करके 14x, इसको क्या बना दिया? 8x बना दिया। ठीक है, अब क्यों बना दिया वो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इसको ना बनाया होता तो 4 होता तो ये भी 4x होता ना, तो 3x तो ये 1.5 x हो जाता। तो इसी उसी डेसिमल से बचने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया? दुगना कर दिया था। तो बताओ ये 8x है और ये 4x दिया गया था हाइट, ये 2/11 यहाँ पे निकाल दिए थे ना, 2x आ गई थी हाइट, 4x आ गई थी ना। ठीक है, तो बताओ ये हाइट 4x है, अगर ये 8x है तो ये भी 8x होगा। तो 14x में से 8x गया, कितना बचा? 6x, तो ये 3x हो गया, ये भी क्या होगा? 3x। अगर ये 3 है 4 है तो पक्का ये क्या होगा? 5 होगा ना। ठीक है, अब बताओ ये 8x है, ये 3x, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 11x। लंबाई 11x आ गई, चौड़ाई 4x है, तो एरिया क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। एक्स की वैल्यू आ गई, फिर एक्स की वैल्यू पुट कर दो, फिर उसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको? चलिए, बात समझ गए होंगे आप लोग। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन करें, हटा दो इसको, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। इसी में एक अगला, हाँ तो दोस्तों लाइट चली गई थी जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है ABCD एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में AB पैरेलल टू CD और AB बराबर 2CD डायगोनल एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। ट्रायंगल AOB का एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ट्रायंगल COD का एरिया क्या होगा? आइए सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। आप देखो बेटा, ये एक ट्रेपीजियम है, ये हमारा क्या है? एक ट्रेपीजियम है ABCD ना। ABCD हमारा एक ट्रेपीजियम है। कह रहा ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। कह रहा ए बी बराबर 2CD, इसका मतलब अगर ए बी 1 होगा तो सी डी कितना होगा? 2 होगा। भाई ए बी बराबर 2CD कह रहा है ना, अगर सी डी 1 होगा तो ए बी कितना होगा? 1 का दुगना 2 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा विकर्ण मतलब AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर क्या कहते हैं? काटते हैं। ये देखिए O बिंदु पर क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। कह रहा ट्रायंगल AOB का एरिया 84 दिया गया, ये आपको 84 दिया गया, ट्रायंगल COD का एरिया निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे बेटा। देखो सबसे पहले तो मैं जो ट्रायंगल AOB है और जो ट्रायंगल COD है, इन दोनों को समरूप प्रूफ करने जा रहा हूँ। कैसे प्रूफ करूंगा आप बताओ? अगर ये अल्फा है तो बेटा ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये भी क्या होगा? बीटा होगा, और ये गामा है तो ये भी क्या होगा बेटा? गामा होगा। होगा कि नहीं होगा? तो बताओ किसी त्रिभुज में तीनों कोण अगर आपस बराबर होते हैं तो त्रिभुज आपस में क्या होता है? समरूप होता है, मतलब ट्रायंगल AOB ट्रायंगल COD के क्या होगा? समरूप होगा। अच्छा, मैंने जब भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो भुजाओं के वर्गों का अनुपात, मतलब ट्रायंगल AOB में अगर मैं AB को पकड़ लूं तो जो AB का स्क्वायर होगा जो CD का स्क्वायर होगा, और ट्रायंगल COD में जो CD का स्क्वायर होगा वो त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD के क्षेत्रफल के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये मैंने आपको
सिमिलैरिटी में पढ़ा रखा है ना, ठीक है। तो बताओ ए बी कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया हमें दिया गया कितना, 84, और ट्रायंगल सी ओ डी का एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है ना। तो इसको काट लो, 4 दूना 4, 1 कम 4, तो ट्रायंगल सी ओ डी का एरिया कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन आसानी था, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आइए देखते हैं। एक साइक्लिक ट्रेपीजियम, बोले तो समद्विबाहु समलंब है, चक्री समलंब है, ठीक है। एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है जिसके मिड पॉइंट सेगमेंट, जिसके मिड पॉइंट सेगमेंट की लंबाई, जिसके मिड पॉइंट सेगमेंट की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, जिसके मिड पॉइंट सेगमेंट की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, जिसका एरिया 52 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया 52 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका एक आधार, यदि इसका एक आधार 10 सेंटीमीटर है, यदि इसका एक आधार 10 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर क्या होगा, मतलब जो साइक्लिक ट्रेपीजियम उसका परिमाप क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है जिसके मिड पॉइंट सेगमेंट की लंबाई 13 सेंटीमीटर, जिसका एरिया 52 सेंटीमीटर, यदि इसका एक आधार 10, तो पेरीमीटर क्या होगा। मैंने आपको मिड पॉइंट सेगमेंट के बारे में अभी 1-2 दिन पहले ही बताया था। देखिए ये जैसे हमारा एक ट्रेपीजियम है ABCD, और मान लीजिए EF इसका मिड पॉइंट सेगमेंट है, मतलब E भी मिड पॉइंट होगा और F भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। EF मिड पॉइंट सेगमेंट है और मिड पॉइंट सेगमेंट की लंबाई 13 सेंटीमीटर दी है। कह रहा है इसका एक आधा 10 सेंटीमीटर है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, और एरिया 52 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया ही है, ठीक है। मैंने मिड पॉइंट सेगमेंट के बारे में आपको बताया था कि जो EF होता है वो AB + CD/2 होता है, बताया था ना बेटा, ठीक है। EF की लंबाई कितनी है, 13 है, AB हमें नहीं पता है, CD कितना है, 10 है बटे 2, 13 दूना 26, 26 में से 10 गया तो AB कितना आ गया बेटा, 16 आ गया, ठीक है। इसका मतलब AB की लंबाई भी 16 आ चुकी है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ बेटा ना, यहाँ से क्या ड्रॉप करता हूँ, परपेंडिकुलर, क्योंकि भाई ट्रेपीजियम में तो लंब गिरा ही सकते हैं ना। मान लीजिए ये हाइट है और ये भी क्या है, हाइट है। बताओ अगर CD 10 है तो बताओ बेटा ये भी 10 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल 10 होगा, ठीक है। अगर ये 16 में से 10 निकल गया तो पक्का बचा 6, तो 6 में से आधा 3 ये होगा, 3 कौन होगा, ये होगा कि नहीं होगा, बोलो, ठीक है। क्लियर है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, जो ट्रेपीजियम का एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है, ठीक है। तो पैरेलल साइड कितनी है, 16 है, और ये कितनी है, 10 है, और इनटू हाइट कितनी है, 6। तो एरिया बताओ क्वेश्चन में दे रखा है 52, 52 बराबर हाफ 16 10 26 इंटू क्या H, 26 दूना 52, H बराबर क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। मतलब जो हाइट आ गई इसकी कितनी आ गई बेटा, 4 सेंटीमीटर आ गई। अच्छा बताओ बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 3 है ये 4 है तो पक्का ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। अच्छा ये 5 होगा तो गारंटी ये भी 5 हो जाएगा। और पेरीमीटर मुझे निकालना था, तो पेरीमीटर मतलब चारों भुजाओं का योगफल 5 + 16 + 5 + 10, तो पेरीमीटर कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर आ गया, और यही इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन आसानी था। सबसे पहले मैंने एक ट्रेपीजियम बनाया, ये 10 था, ये मिड पॉइंट सेगमेंट 13 दिया था, ये बराबर AB + CD/2 होता है, AB 16 आ गया। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, 16 में से 10 गया कितना बचा, 6, 6 का आधा 3 ये होगा ना। एरिया जो था हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाइट 4 है, अगर ये 3 है 4 है पक्का ये क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। और सॉल्व कर लीजिए और आंसर आपके सामने दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं।
एक क्वेश्चन और देखते हैं, हटा दी इसको बेटा, समझ में आ रहा होगा आपको। ये सारे क्वेश्चन साइक्लिक ट्रेपेजियम या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के ऊपर है। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6, ABCD एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है। ABCD एक साइक्लिक ट्रेपेजियम बोले तो चक्री समलंब है। AB पैरेलल टू CD, ABCD के समानांतर है। AB व्यास है, व्यास का मतलब डायामीटर, AB व्यास है। BC बराबर 2, BC बराबर 2, AB बराबर 8, AB बराबर 8, तो CD की लंबाई क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब ABCD एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है। अब देखिए कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन करें AB व्यास है, अगर व्यास है तो पक्का सीधी सी बात है, पहले आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ठीक है, और AB हमारा क्या है, एक व्यास है, तो व्यास तो बेटा सर्कल में ही पाया जाता है ना, पक्का यहाँ कहीं सेंटर पाया जाएगा। ठीक है, AB व्यास है और कह रहा है AB जो है वो CD के पैरेलल है, मतलब CD पक्का यहाँ कहीं होगा, ऐसे कहीं ना, AB CD के पैरेलल है। अगर मैं इसको मिला दूं ऐसे तो आप देखो ABCD एक साइक्लिक ट्रेपेजियम बन गया कि नहीं बन गया। क्यों इसको साइक्लिक ट्रेपेजियम कहेंगे, इसको इसीलिए साइक्लिक ट्रेपेजियम क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स कहाँ पे पाए जा रहे हैं, सर्कल पे। किसी भी ट्रेपेजियम या किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स अगर सर्कल पे पाए जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, साइक्लिक ट्रेपेजियम कहलाता है। ठीक है, AB की लंबाई 8 दे रखी इन्होंने, AB की लंबाई 8 है, BC की लंबाई 2 दे रखी है और CD हमसे पूछा गया, ये CD की लंबाई हमसे पूछी गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए मैं AC को मिला दूं, मतलब ये डायगोनल खींच दूं, तो यार कभी ना कभी बचपन में आप लोग ने पढ़ा होगा, मैं आगे चल के आपको सर्कल में पढ़ाऊंगा भी, कि अर्धवृत्त में देखो डायमीटर के ऊपर वाला जो सर्कल है वो हाफ सर्कल है कि नहीं, ये सेमी सर्कल है, तो अर्धवृत्त बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, ये पढ़ा होगा आपने। ठीक है, और C से मैंने एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, ये भी 90 बना रहा है, और ये वाला एंगल क्या ले लिया, अल्फा ले लिया। ठीक है, एंगल B को क्या मान लिया, अल्फा। ठीक है भाई, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, C से मैंने एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, ये 90। ठीक है, और मैंने EB की लंबाई क्या मान ली, x मान ली। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे ये पता चल जाए और मुझे ये पता चल जाए ना, ये पता चल जाए तो ये और ये 8 में से घटा देंगे, तो ये अगर ये पता चल जाए तो ये भी पता चल जाएगा ना। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक बार मैं ट्रायंगल ABC लूंगा, एक बार मैं ट्रायंगल ABC लूंगा, ट्रायंगल ABC में मैं कॉस अल्फा लगाने जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आप बताओ ट्रायंगल ABC में 90 के सामने ये तो कर्ण होगा, अल्फा के सामने ये लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा ना। ठीक है, तो अगर कॉस अल्फा लगाऊंगा तो कॉस अल्फा ABC में लगाऊंगा तो आधार 2 है और कर्ण कितना 8 है, तो 2/8 होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। ठीक है, कॉस अल्फा क्या आ गया, 2/8। इसी तरह से ट्रायंगल मैं CEB लेने जा रहा हूँ, कौन सा लेने जा रहा हूँ, CEB, ट्रायंगल CEB लेने जा रहा हूँ। ट्रायंगल CEB में भी मैं कॉस अल्फा निकालने जा रहा हूँ, CEB में मैं कॉस अल्फा निकालने जा रहा हूँ, तो कॉस अल्फा क्या होगा, आपको पता है ये 90 के सामने तो कर्ण होगा, अल्फा के सामने लंब होगा, आधार क्या होगा, x होगा, कॉस अल्फा x आधार बटे कर्ण x/2 हो जाएगा। आप बताओ ये भी कॉस अल्फा, ये भी कॉस अल्फा, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब 2/8 जो होगा बेटा वो x/2 के क्या होगा, बराबर होगा। तो x बराबर क्या आ गया, 4/8, और 4/8 का मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 1/2, आ गई कि नहीं आ गई, तो ये भी तो 1/2 होगा। आप बताओ 1/2 में 1/2 जोड़ोगे 1 आएगा, तो 8 में से 1 गया, ये कितना बचा, 7 बचा। अच्छा ये 7 है तो पक्का ये भी क्या होगा, 7 होगा, तो CD की लंबाई क्या आ गई, 7 आ गई, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्लियर है, मैंने कुछ किया नहीं, बस यहाँ पे AB को डायमीटर मान लिया, अर्धवृत्त बना कोण समकोण होता है, एक बार यहाँ से पूरे ट्रायंगल में कॉस अल्फा निकाल लिया और एक बार इसमें कॉस अल्फा निकाल लिया, दोनों बराबर कर दिया, ये वाली साइड आ गई, और 8 में से अगर 1 गया बचा कितना, 7, अगर ये 7 हो तो ये भी क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, तो आपने देखा आज की क्लास में हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में हम लोग पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम लोग पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो कल फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।